अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत होगी। देखिए बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कायनात बनाई है, इसके अंदर बुनियादी तौर पर दो तरह के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड अदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब इन दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो लाइफ का है। जिन जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर लाइफ मौजूद है उनको हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं, और जिनके अंदर लाइफ नहीं होती उनको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कह देते हैं। अब इन लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की जो बॉडी है उसको हम मैटर का नाम देते हैं। एंड दिस मैटर मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मैटर है इसको बनाने वाले बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो बच्चों इसका जवाब है एलिमेंट्स। हर टाइप का जो मैटर है, बेशक वो सॉलिड फॉर्म के अंदर हो, लिक्विड फॉर्म के अंदर हो या गैसियस फॉर्म के अंदर हो, किस चीज से मिलकर बना हुआ है? एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और इन्हीं एलिमेंट्स को हम केमिकल एलिमेंट्स का नाम भी दे देते हैं। अब किसी बॉडी के अंदर एक टाइप का केमिकल एलिमेंट ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है, तो दूसरी टाइप का जो केमिकल एलिमेंट होगा वो थोड़ी क्वांटिटी के अंदर मौजूद होगा। तो मतलब कहने का ये है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर, हर मैटर के अंदर जो केमिकल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं इनकी परसेंटेज का डिफरेंस होता है। अगर बच्चे हम इन केमिकल एलिमेंट्स को देखें तो इनको हम फर्दर दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली तौर पर इस कायनात के अंदर मौजूद हैं, अर्थ क्रस्ट का हिस्सा है, इनकी तादाद 92 है, और उन एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक नंबर 1 से शुरू होता है, 92 तक जाता है। दूसरे ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली तौर पर तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए उनको आर्टिफिशियली तौर पर सिंथेसाइज किया है, और इन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स की तादाद मोर और लेस 26 है। और इन 26 आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स में एटम्स का एटॉमिक नंबर 93 से शुरू होता है, 118 तक जाता है। तो ओवरऑल टोटल एलिमेंट्स की तादाद बन गई 118। अब इन्हीं 118 एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स का नाम दे देते हैं। हमारा आज का जो फोकस है वो इन्हीं बायो एलिमेंट्स पर ही है। ये बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो बच्चे इसकी डेफिनेशन इस तरह से करते हैं: द केमिकल एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन द बॉडीज ऑफ लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स, आर बायोजेनिक एलिमेंट्स, आर बायोकेमिकल एलिमेंट्स। बच्चे अब इन्हीं बायो एलिमेंट्स की हमने डिफरेंट एंगल से जो डिटेल है वो देखनी है। सबसे पहले 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से देखना यह है कि बायो एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, तो दैट इज 25। इन 25 बायो एलिमेंट्स में से 16 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बॉडी का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग 9 बायो एलिमेंट्स बचते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अलावा दूसरी टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इन बायो एलिमेंट्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर प्रोपोर्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोपोर्शन मींस परसेंटेज, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, लिविंग पार्ट होता है, उसमें इन बायो एलिमेंट्स की परसेंटेज कितनी होती है। तो बच्चे इस प्रोपोर्शन की बेस के ऊपर जब क्लासिफिकेशन की जाती है तो 3 मेन ग्रुप्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट मेन ग्रुप इज कॉल्ड एज मेजर बायो एलिमेंट्स। इन को मेजर बायो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। These elements are 6 in number, but form 99% of the protoplasm of the living organism. दूसरे ग्रुप को हम माइनर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं।
इनकी तादाद कितनी है? 9। इनका प्रोपोर्शन प्रोटोप्लाज्म के अंदर बच्चे लेस देन 1% होता है। थर्ड जो ग्रुप है इसको हम ट्रेस बायो एलिमेंट का नाम देते हैं। इनकी तादाद 10 है और इनका प्रोपोर्शन लेस देन 0.01% है। अब इन तमाम बायो एलिमेंट्स की फर्दर जो डिटेल है वो हम बाद में देखेंगे। पहले जरा ट्रेस बायो एलिमेंट्स में से एक अहम तरीन बायो एलिमेंट आयरन को डिस्कस कर लेते हैं कि आयरन का शुमार इन्हीं ट्रेस बायो एलिमेंट्स में ही किया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो खास बात है वो ये है कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद हैं सब की बॉडी का यह एलिमेंट्स जो आयरन एलिमेंट है दैट इज पार्ट, उसका हिस्सा होता है। इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं ट्रेस बायो एलिमेंट्स वो किसी एक स्पीशीज के अंदर मौजूद होते हैं और दूसरी के अंदर मौजूद नहीं होते। अब इसकी रीजन क्या है? आयरन तमाम स्पीशीज के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है, तो उसकी रीजन क्या है? बच्चे इसकी रीजन ये है कि आयरन हैज मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। आयरन में फंक्शन की जो रेंज है वो काफी ज्यादा है। यही आयरन एनर्जी की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, डीएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। यही आयरन हीमोग्लोबिन प्रोटीन का क्रूशियल कंपोनेंट है। इसी तरीके से बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जिनका की कंपोनेंट ये आयरन है। जबकि इसके अलावा बाकी जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं वो स्पेसिफिक हैं। यही वजह कि वो कुछ स्पीशीज के अंदर मौजूद होते हैं, कुछ के अंदर मौजूद नहीं होते। अब उसकी सिंपल सी एग्जांपल हम आयोडीन के ले लेते हैं कि आयोडीन इज इन्वॉल्व इन द थायराइड फंक्शन, यानी कि थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, उसके अंदर आयोडीन की जरूरत होती है। तो यह थायराइड ग्लैंड वर्टिब्रेट्स के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर आयोडीन मौजूद है। इसके अलावा बाकी किसी स्पीशीज के अंदर आयोडीन के पाए जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये जो बायो एलिमेंट्स हैं इनके एटम्स आपस में डिफरेंट बॉन्ड्स के जरिए अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद 1000 डिफरेंट टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दीज बायोमॉलिक्यूल्स मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट बच्चे हम इन तीनों बायो एलिमेंट्स की जो टाइप्स हैं इनको हम जरा वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि मेजर बायो एलिमेंट्स से कौन कौन से बायो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, माइनर बायो एलिमेंट्स में कौन कौन से होते हैं, उनकी परसेंटेज कितनी होती है, और इसी तरीके से जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी परसेंटेज क्या है। मेजर बायो एलिमेंट्स की तादाद 6 है। उनमें हम पहले नंबर पर ऑक्सीजन को कंसिडर करते हैं जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हिस्सा होते हैं, 65%। नेक्स्ट कार्बन जो है 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और जो फास्फोरस है 1% है। इसके अलावा जो माइनर बायो एलिमेंट्स हैं इनकी तादाद 5 है। अब इनमें पोटाशियम 0.35, सल्फर 0.25, सोडियम 0.15, क्लोरीन 0.15 और मैग्नीशियम 0.05% होते हैं। और बच्चे ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि ये सारी जो परसेंटेज है बाई वेट है, बाई वॉल्यूम ये परसेंटेज नहीं है। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप को देखते हैं जिसको हम ट्रेस बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इनकी टोटल तादाद 14 है। इनमें आयरन 0.04%, इसके अलावा कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन ये ट्रेस फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब तक जो आप लोगों ने नाम पढ़े हैं इनकी तादाद 16 बनती है। दीज आर फाउंड इन द बॉडीज ऑफ ह्यूमंस। इसके अलावा जो बाकी बायो एलिमेंट्स बचते हैं उनको देखना है कि ये कौन कौन से होते हैं। बोरान है, क्रोमियम, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, सिलीनियम, सिलिकॉन, टिन और वेनेडियम। ये बच्चे बायो एलिमेंट्स 9 इन नंबर हैं और ये हमेशा उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जो ह्यूमंस के अलावा मौजूद हों। नेक्स्ट बच्चे हम इन्हीं बायो एलिमेंट्स के अंदर कुछ अहम तरीन पॉइंट्स जो ना वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये में पहला पॉइंट ये है कि 16 बायो एलिमेंट्स
जो ह्यूमन बॉडी का हिस्सा होते हैं, और ओवरऑल 25 बायो एलिमेंट्स जो हैं, इनके अंदर ऐसी कौन सी खास करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं कि यही ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते। तो उसकी रीजन क्या है? तो बच्चों, उसकी रीजन ये है कि इन बायो एलिमेंट्स के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। दीज स्पेशल प्रॉपर्टीज फॉर्म द बेसिस फॉर लाइफ, यानी कि जिन जिन बॉडीज के अंदर ये बायो एलिमेंट्स मौजूद होंगे और इन्हीं बायो एलिमेंट्स के अंदर जो स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी, वही प्रॉपर्टीज लाइफ की बेसिस को बनाती हैं। जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर ना ही ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं और ना ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने की अहलियत रखते होते हैं। नेक्स्ट बच्चे, हम थोड़ा सा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी देख लेते हैं। मुख्तलिफ बॉडीज के अंदर इन तमाम एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशन से एक मुकम्मल बॉडी बनती है। इन एलिमेंट्स के एटम्स की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसी को हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हों। पहले नंबर पर एलिमेंट्स के एटम्स मिलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट और सिंपलेस्ट लेवल बनाते हैं। नेक्स्ट फिर ये एटम्स आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं ऑर्गेनेलीज, और फिर ऑर्गेनेलीज से सेल्स की फॉर्मेशन होती है, फिर टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है। तो ये एटॉमिक लेवल से लेकर ये आखिरी लेवल तक ये जो मुख्तलिफ टाइप की अरेंजमेंट होती है, इन्हीं अरेंजमेंट को हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। इफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन बायो एलिमेंट्स की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्टडी करते हैं। बट दिस स्टडी इज नॉट सिंपल। इसी वजह से हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतनी सिंपल है नहीं, बल्कि इसके अंदर कंप्लेक्सिटी हाई लेवल के अंदर मौजूद होती है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो लो होगा, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होने वाले केमिकल प्रोसेसेस होंगे वो कम होंगे, और उन प्रोसेसेस के अंदर जो कंप्लेक्सिटी का लेवल होगा वो भी कम होगा। इसी तरीके से जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाई होगा, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे वो भी ज्यादा होंगे, और साथ साथ उन प्रोसेसेस के अंदर जो कंप्लेक्सिटी का लेवल होगा वो भी ज्यादा होगा। तो जिस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना ज्यादा कंप्लेक्सिटी का लेवल मौजूद होगा, वो ऑर्गेनिज्म उतना ही ज्यादा हाईली डेवलप्ड होगा। नंबर ऑफ प्रोसेसेस, वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस भी उनके अंदर ज्यादा होगी, और कंप्लेक्सिटी का लेवल भी ज्यादा होगा। और यही वो प्रोसेसेस ही हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं। नेक्स्ट बच्चे, अगर हम एक पॉइंट देखें तो इस पॉइंट में बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं कि इस पॉइंट के अंदर कंसेप्ट है क्या। देखें, पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि लिविंग थिंग्स हैव बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स which interact with the environment to sustain its structural and functional integrity। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने एक खास किस्म के इन्वायरमेंट में रहते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहता होगा, उसी इन्वायरमेंट के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस होती रहती हैं। सम टाइम टेम्परेचर में चेंज आ जाती है, सम टाइम वाटर की अवेलेबिलिटी में चेंज आती है, सम टाइम न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी में चेंज आती है, और ये चेंजेस उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को चेंज कर देती हैं। और अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, तो यह चेंज उस ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो इंटेग्रिटी होती है उसको नुकसान पहुंचाती हैं। वह ऑर्गेनिज्म ज्यादा अरसे तक सस्टेन नहीं कर पाता ड्यू टू चेंजिंग इन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इन इंटरनल इन्वायरमेंट में ये होने वाली चेंजेस से जो नुकसानात होते हैं, उन्हीं नुकसानात से बचाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म मौजूद होते हैं। उन्हीं मैकेनिज्म को हम रेगुलेटरी मैकेनिज्म का नाम देते हैं। ये वो मैकेनिज्म हैं जो बॉडी के अंदर होने वाली टेम्परेचर की चेंजेस को
विद इन नैरो रेंज मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन रह जाती है। इसी तरीके से अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी के अंदर चेंजेस आती हैं तो उन चेंजेस को भी नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करना इन्हीं रेगुलेटरी मैकेनिज्म का ही काम होता है। आप लोगों ने इसको होमियोस्टेसिस के नाम से पढ़ा हुआ है। होमियोस्टेसिस के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे थर्मोरेगुलेशन है, ऑस्मोरेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है। और बच्चे ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं यह बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन का मतलब होता है हमेशा जारी रहने वाले। जब तक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर लाइफ रहेगी यह रेगुलेटरी मैकेनिज्म जारी रहेंगे। अंदर होने वाली तमाम इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, जो चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं उनको ये मेंटेन रखते हैं और उनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सर्वाइवल होती है वो रहती है, सर्वाइवल उनकी जारी रहती है। नेक्स्ट बच्चे, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं इन तमाम लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। जो बियोलॉजिस्ट होते हैं ये हमेशा बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, ताकि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो फिनोमिना है मुख्तलिफ टाइप के, जो प्रोसेस है मुख्तलिफ टाइप के, उनको अंडरस्टैंड किया जा सके। जो स्टडी होती है आमतौर पर बियोलॉजिस्ट शुरू करते हैं फ्रॉम एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल से और एंड होता है इन लेवल्स का बायोस्फीयर लेवल के ऊपर। अल्लाह हाफिज।